हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी का कॉमिक विशेषांक जस्टिस काल का दूसरा और अंतिम भाग। एक एम्बुलेंस डॉक्टर डेविड धवन को लेने के लिए पहुंच गई थी। चलो जल्दी ही। ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? ये तो ऑपरेशन थिएटर नहीं, कोई अदालत है। हाँ, ये जस्टिस काल की अदालत है। फोन पर तुम ही बोल रहे थे? हाँ, 100% मैं ही था। ये सब क्या है? इसे कट घरे में ले जाओ। ऑर्डर ऑर्डर, चिल्लाओ मत। यह अदालत है जो तुम्हारे उन गुनाहों की साबित करने के लिए लगाई गई है जो तुम्हारे हाथों नहीं हुए, पर तुम्हारे कारण हुए। प्रोजेक्टर ऑन हुआ। ये वो औरत है जिसके पति की मौत गुर्दा निकाल लिए जाने के बाद हुई। अपना और अपने 3 बच्चों का पेट पालने के लिए इसे हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। इसका सुख तुम्हारे लालच की भेंट चढ़ गया। डॉक्टर धवन, अपने प्रत्यक्ष गुनाहों की सजा तो तुम भुगत आए, मगर तुम्हारे अप्रत्यक्ष गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। अदालत तुम्हें जस्टिस काल दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत ऑपरेशन डेथ की सजा सुनाती है। इस ऑपरेशन के लिए तुम्हें एनेस्थीसिया दिया जा रहा है ताकि तुम बेहोश हो जाओ। उफ, ये क्या पागलपन। बेहोशी में तुम्हें ऑपरेशन का दर्द नहीं होगा। अपनी जिंदगी में तुम बस यही एक अच्छा काम करोगे। इस ऑपरेशन में तुम्हारे शरीर के जितने भी अंग मैं निकालूंगा वो जरूरतमंदों को लगाए जाएंगे। डीसीपी इतिहास जॉन डमेलो को आश्चर्य के साथ देख रहा था। ये तो आज ही जेल से छूटा था। इसकी जेब से ये कार्ड मिला है, जस्टिस काल। ये ठीक है कि इसके जुर्म रंगीन थे, मगर ये अपने जुर्मों की पूरी सजा काट कर रिहा हुआ था। और जस्टिस काल बड़ा अजीब सा नाम है ये। मुझे आशंका हो रही है एंथनी की किसी ने अपने किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए ये नाम धरा है। और वो शायद इस एक कत्ल पर चुप नहीं बैठेगा। मुझे तुमसे केवल यही बात पता लगानी थी इतिहास, कि यह आदमी आज की तारीख में मुजरिम तो नहीं था, और ये नहीं था। इतिहास को मोबाइल फोन पर मिली एक और लाश मिलने की खबर। तुम वहां फोर्स भेजो, मैं वहां पहुंचता हूँ। डीसीपी इतिहास के लिए यह दोहरा झटका था। ये लाश डॉक्टर धवन की है। इसे भी आज ही रिहा किया गया था। उफ, इसका शायद ऑपरेशन किया गया है। इसकी आंखें भी निकाल दी गई हैं। सर, इसकी जेब में से ये कार्ड मिला है। ये काम भी जस्टिस काल का है। एक ही रात में दो सजा याफ्ता मुजरिमों को कत्ल करके जस्टिस काल कौन सा न्याय कर रहा है? काम। तभी प्रिंस कर्कश आया। ओह हाँ हाँ, 2 कत्लों ने मेरे दिमाग को उलझा दिया था। कुछ देर के लिए तो मैं यह बात भूल ही गया था, लेकिन मेरी यह भूल किंग के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। मुझे ये बात कभी भूलनी नहीं भूलनी चाहिए कि अब मेरी आत्मा पहले की तरह स्वतंत्र रूप से मेरी कब्र के पास नहीं रहती। बाय कहकर चले जाने के बाद अपराधियों को सावधान करने जब मैं फिर आया, तो मेरी आत्मा तब तक एक नया जन्म पा चुकी थी। मेरी बेटी मारिया का बेटा मेरा द्वेता किंग मेरी आत्मा का भी धारक है। मैं जब भी प्रिंस की पुकार पर या किंग द्वारा कोई अपराध देखे जाने पर एंथनी बनकर कब्र फोड़कर उस अपराधी का खात्मा करने आऊंगा, तो ऐसा तभी संभव होगा जब मेरी आत्मा किंग का शरीर छोड़कर मेरे शरीर में प्रवेश करेगी। और किंग फिर तभी होश में आएगा जबकि मेरी आत्मा मेरा शरीर कब्र में वापस छोड़कर किंग के शरीर में समा जाएगी। एंथनी का सोचना अक्षरश सत्य था, क्योंकि ईश्वर ने शरीर को ही आत्मा का निवास बनाया। शरीर क्षतिग्रस्त हो जाए तो आत्मा को मृत्यु की प्रक्रिया से गुजरकर शरीर बदलना ही पड़ता है। मम्मी, भूख लगी है। मगर किंग इस पूरी प्रक्रिया से नावाकिफ था। उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है, फिर आ जाती है। ये बात उसका नन्हा सा मस्तिष्क नहीं जानता था। अरे लवली, तुम। शुक्र है तुम उठ गए। मैंने तुम्हें कितना झिंझोड़ा, पर तुम तो घोड़े बेचकर सो रहे थे। हाँ, मैं ऐसे ही सोता हूँ। पर लवली, अब तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? भैया को वे इतनी जल्दी नहीं भूल सकते आंटी। मम्मी, क्या लवली के भैया आप कभी नहीं आएंगे नाना की तरह? हाँ बेटा, मैं दुआ करूंगी कि वो तुम्हारे नाना मेरे पापा की तरह कभी भी वापस ना लौटे। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मगर जस्टिस काल की आत्मा को शांति उन लोगों की मौत ही दे सकती थी जिनके अप्रत्यक्ष अपराधों की सजा उन्हें नहीं मिली थी। हटो हटो, यहाँ भीड़ भाड़ क्यों लगा रखी है? साहब, दुर्घटना हो गई है, ट्रक पलट गया है। मेरा नाम सज्जन सिंह है। डाकू दुर्जन सिंह के रूप में मैं एक लंबी सजा काटकर कल ही आजाद किया गया हूँ। मैं अपने घर लौट रहा था। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर यह ट्रक रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ड्राइवर मारा गया और मेरे पाँव में भी शायद मोच आ गई है। ओह, कल ही तो छोड़ा गया था डॉक्टर धवन और जॉन डिमेलो को भी, जिन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। कब? कब? मैं तुम्हें 2 पुलिस वालों की सुरक्षा में तुम्हारे घर भेजूंगा। मुझे डर है कहीं तुम पर भी वो अज्ञात हत्यारा जस्टिस काल हमला ना कर दे। कहीं इस दुर्घटना में उसका ही तो हाथ नहीं था।
क्योंकि बिना अदालत लगाए, बिना धारा लगाए, बिना तुम्हें तुम्हारे जुर्मों की फिल्म दिखाए जस्टिस काल ना तो तुम्हें सजा सुनाएगा ना देगा। पार्था, हमारे शिकार 2 मिनट में तुम्हारी तरफ आ रहा है। 2 मिनट ज्यादा नहीं होते। मुझे अपना काम फौरन शुरू करना होगा। इतिहास की जीप तेजी के साथ वहां से गुजरी। जीप के पहियों में सड़क पर बिखरी कई गोलियां धस गईं। जीप के चारों पहिए एक साथ शहीद हुए। फट पटाख पटाख। ओ, ये पटाखे कैसे छूटे? स्क्रीश! वो गोलियां दिवाली की पिस्तौलों में छूटने वाली लाल पटाखों के पैटर्न पर बनी थी, जिनमें विस्फोटक मसाला भरा होता है। घिसटने या जोर से सड़क पर फेंकने पर या गर्मी से वो फट जाती हैं। टायरों को फाड़ने के लिए ये अद्भुत है। और जब किसी ढलान पर चलती जीप के सभी टायर बस्ट हो जाते हैं तो उसका यही अश्र होता है। उफ! इतिहास घायल हुआ था, मगर जल्दी उसने खुद पर नियंत्रण पा लिया था। कहाँ? सज्जन सिंह कहाँ गया? कौन ले गया उसे? कहाँ ले गया उसे? जस्टिस काल की अदालत में। जस्टिस काल दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अदालत तुम्हें एनकाउंटर डेथ की सजा सुनाती है। मैं अपने जुर्मों की सजा भुगत चुका हूँ। छोड़ दो मुझे। मुझे अपने बीवी बच्चों के पास जाने दो। तुमने कई घर जो उड़ जाड़े हैं। बच्चों से बिछोड़ने की तड़प क्या होती है, यह बताने के लिए अदालत तुम्हें घर जाने की आज्ञा नहीं दे सकती। ले जाओ इसे। तुम जो कर रहे हो वह अपराध है। एनकाउंटर शुरू होने वाला था। यह एनकाउंटर है डाकू दुर्जन सिंह। तुम पर 6 गोलियां चलाई जाएंगी। इसी बीच तुम्हें उस फाटक को पार कर जाना है। अगर तुम पार कर गए तो तुम घर जाकर अपने बीवी बच्चे से मिल सकोगे, वरना सीधे यमराज से मिलोगे। एनकाउंटर में चोर सिपाही के बीच खूब भागम भाग होती है। डाकू भागो डाकू दुर्जन सिंह, क्योंकि पहली गोली चल चुकी है। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। या चिपक! ओ चिपक! चिपक! वह मुझे फाटक की कुंडी खोलते समय गोली का निशाना बना लेगा, क्योंकि उस वक्त मैं उसकी गन के ठीक निशाने पर होऊंगा। 4 गोलियां चल चुकी है। मुझे कोशिश करनी होगी कि 5वीं गोली भले ही चले, मगर छठी ना चले। उससे पहले ही मैं इसके होशो आवाज छीन लूंगा। अब यह छठी गोली चलाने के लिए होश में नहीं है, और इसकी बंदूक भी मेरे कब्जे में है। मैं फाटक का मुख्य कुंडा हटाकर, फाटक खोलकर आराम से बाहर जा सकता हूँ। तुम छठी गोली चलने से पहले फाटक पार नहीं कर पाए डाकू दुर्जन सिंह, लेकिन एनकाउंटर तो बेहोश हो चुका है। छठी गोली एनकाउंटर को नहीं चलानी थी, इसलिए उसकी बंदूक में थी ही नहीं। छठी गोली मुझे खुद चलानी थी। उफ, ये क्या! प्रिंस सही समय पर दुर्घटना स्थल से मुझे यहाँ ले आया। समय दिन का ना होता तो ये एंथनी को बुला कर लाता। ठोकर जबड़े के साथ ही इतिहास ठोकर जड़ने के साथ ही इतिहास लड़खड़ा गया। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। जब तूने मुझे ठोकर मारी तो मैंने तेरी टांग में ये पिन चुबो दिया था। ये तेज बेहोशी की दवा में डूबी है। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं, इस शैतान को गोली से उड़ा दूं। सिंग ब्लांग! तेरी चलाई गोली से मेरा शिकार ही शिकार होगा। मैं उसकी दिशा बदल दूंगा। आ! एक अदालत और लगी। तुमने 10 मिनट तक अदालत के काम में हस्तक्षेप किया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में जस्टिस काल की दंड प्रक्रिया की धारा 390 के अंतर्गत तुम्हें 10 दिन के कठोर सश्रम का कारावास की सजा दी जाती है। तुम्हें 20 कोड़े रोज लगाने की सजा दी जा रही है। तुम्हें सजा इस बच्चे के साथ दी जाएगी, लेकिन बच्चे को कोड़े नहीं मारे जाएंगे। इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह सजा इसकी नहीं, इसकी माँ की है। 10 दिन तक ये इसी अवस्था में तुम्हारे कंधों पर झूलता रहेगा। अगर तुमने इसके नीचे से निकलने की कोशिश की तो इसे फांसी लग जाएगी, जिसके जिम्मेदार तुम होगे। तुम्हें समय पर खाना खिला दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, दर्द से तड़प कर गिरने या हिलने डुलने की कोशिश मत करना, वरना एक निर्दोष बच्चे की हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। तुम बचोगे नहीं। फिलहाल तो मुझे एक और मुजरिम को पकड़कर अदालत लगानी है और उसे सजा देनी है। साथ कोड़े की प्रत्येक चोट पर इतिहास के कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर वो खुद को गिरने से रोके हुए था। ज्यो ज्यो सूर्य पश्चिम में उतर रहा था, किंग की आंखों में तूफान मचल रहा था। उसके शरीर का तापमान बढ़ने लगा था, और फिर एकाएक ही किंग की गर्दन फंदे में झूल गई। इस बात का सिर्फ एक ही मतलब था कि एंथनी की कब्र फट चुकी है। किंग की वो आंखें जो होता देख चुकी थी, वो सब देखने के बाद ऐसा तो होना ही था। और कहते हैं मुर्दे एंथनी के आगमन से पूर्व आता है प्रिंस। का उफ! प्रिंस आ गया। और शाम के समय जब प्रिंस आता है तो साथ ही आता है
एंथोनी। ओह था। एंथोनी तुझे कीड़े के दर्द का एहसास, कोड़े के दर्द का एहसास कराएगा। साक। एंथोनी आ गया। अब कोई डर था, अब कोई डर या खतरा नहीं रहा। जस्टिस काज की अदालत की कार्रवाई आरंभ हो चुकी थी। इसके इसके जुर्म बेहद संगीन है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए मिलॉर्ड। इसे दीवार में चिन दिया जाए। नहीं। चिनाई शुरू हो गई। तुम्हारे घृणित पापों का अंत प्रायश्चित नहीं, मौत है शिकागो। और मैंने तेरी जिंदा कब्र कब्रिस्तान में इसलिए बना दी है ताकि तेरी लाश को कंधा देने के लिए 4 आदमियों की जरूरत ना पड़े। लेकिन कब्रें अभी और भी बनना बाकी थी। हाँ, क्योंकि शैतानों की कब्रें बनाने आ गया था एंथनी। कहाँ? तुम्हें भी कब्रिस्तान से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपनी कब्र खुद खोदोगे। खोदो, वरना ठंडी आग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये दोजख की आग है जो मारती नहीं, दिल को जकड़ कर तड़पाती है। स्क्रिच। तो तुम हो जस्टिस काल, जो सजा भुगत कर जेल से छूट आए लोगों को खत्म कर रहा है। ओफ। कहाँ? आ रहा हूं प्रिंस, आ रहा हूं। मैं जानता हूं इसमें एक निर्दोष जिंदगी को चिन दिया गया है। अरे, यह कंकाल में बदल चुका है। कहाँ? ये कैसे हो गया? इतनी जल्दी यह कंकाल में कैसे बदल गया? अरे, इसे तो मैंने ठंडी आग से बांध दिया था, पर यह भाग कैसे गया? क्या इस पर मेरी ठंडी आग का असर नहीं हुआ? हा 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 हा। तेरी ठंडी आग दिल को जकड़ कर तड़पाती है, मगर मेरे सीने में धड़कता दिल मशीनी है, यानी पेस मेकर फिट है वहां। इसलिए तेरी ठंडी आग उसे जकड़ नहीं सकी। तुझे भी जल्दी ही मेरी अदालत में आना होगा। एंथनी के लिए जस्टिस काल के पीछे जाने से ज्यादा जरूरी उस जिंदगी की रक्षा करना था। था था। बताओ, ये कैसा रहस्य है? वो आदमी कंकाल में कैसे बदल गया? मुझे नहीं पता। इतनी जल्दी कोई भी शरीर कंकाल में नहीं बदल सकता। इस रहस्य को जानने का मेरे पास इस वक्त यही एक तरीका है कि मैं इस पूरी कब्र को ही फोड़ डालूं। ओह, ये रहा। ये जिंदा है। इसे दोहरी कब्र में दफनाया गया था। कब्र के अगले हिस्से में कंकाल रख दिया गया था ताकि ठीक उसके पीछे दफनाए गए शिकार तक कोई ना पहुंच पाए। जस्टिस काल की अदालत एक बार फिर लग चुकी थी। यह अदालत हमने जंगल में लगाई है जंग बहादुर, क्योंकि तुमने जितने भी अपराध किए वो जंगल से जुड़े हुए थे। इंसानों और जानवरों की खालों में कई बार भूसा भरा है तुमने। आज तुम्हारी बारी है। यह अदालत धारा टेट फॉर टैट 302 के अंतर्गत तुम्हारे शरीर में भी भूसा भरने का आदेश देती है। लेकिन उससे पहले शिकारी तुम्हारा शिकार करेंगे और तुम्हें फांसेंगे। इस जगह जगह पर ट्रैप लगाए गए हैं। अगर उन ट्रैपों से बचते हुए तुम जंगल पार कर गए तो तुम बच जाओगे। भागो। जंग बहादुर खुद भी एक शिकारी था। उसे पता था कि ट्रैप किस किस शक्ल में कहाँ और किस तरह से लगाए जाते हैं। घनी झाड़ियों में शिकार का पांव लोहे के ट्रैप में जकड़ने के लिए शिकंजा लगा हो सकता है। वहां पांव उठाकर नहीं, घिसटा कर चलना चाहिए ताकि पांव ट्रैप पर ना पड़े। ओह, ये रहा लोहे का ट्रैप। अगर मैं पांव उठाकर चल रहा होता तो मेरा पांव इस पर पड़ते ही ये ट्रैप मेरा पांव जकड़ लेता। आगे मैदान है। यहाँ घास ढकी है। इसके नीचे गड्ढा होना चाहिए। जानवर इस पर पांव रखते ही गड्ढे में जा गिरते हैं। पेड़ पौधे से भरी ऐसी जगहों पर फंदों का डर होता है। मैं जंगल से बाहर आ गया। वह किसी फॉरेस्ट ऑफिसर की जीप लग रही है। वह जीप मुझे भागने में मदद करेगी। जीप के आसपास कोई नजर नहीं आ रहा। जंग बहादुर जीप में सवार हो गया, लेकिन एक्सीलेटर पर पांव रखते ही उसके होश उड़ गए। सक, 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 ओह! हा हा हा। जंग बहादुर, यही तो था वो ट्रैप जिससे तुझे बचना था। तू तू मैं तुझे जज की पदवी से रिटायर करने आया हूँ जस्टिस काल। प्रिंस ने पंख उड़ाकर उन दोनों शिकारियों की आंखें अंधी कर दी। आ, आ! तेरी मौत के फैसलों को तो मैं चुनौती देता हूँ। प्रायश्चित सबसे बड़ी सजा होती है। ये वो लोग हैं जो अपने गुनाहों का दंड भुगत चुके हैं और भविष्य में भी उन्हें अपने किए गुनाहों का प्रायश्चित याद रहेगा। मौत की सजा उसे मिलने चाहिए। सॉरी, खत्म अपराध को होना चाहिए, अपराधी को नहीं। अगर अपराधी सुधर जाता है तो वो सभी सजाओं से मुक्ति पा जाता है। मौत की सजा उसे मिलनी चाहिए जिसके सुधरने की कोई गुंजाइश ना हो। इसलिए मैं इसे मरने नहीं दूंगा। मैं इसका सारा जहर चूस लूंगा। एंथनी उसके घावों से जहर चूसता चला गया। कौन हो तुम? मेरा जहर तुम्हें भी मार देगा। घबराओ मत, मैं एंथनी हूँ। एंथनी गोंजाल्विस। मुर्दों पर जहर का असर नहीं होता। देखो, मैं जहर चूस कर भी ठीक हूँ और अब तुम भी ठीक हो। पर अब तुम ठीक नहीं रहोगे। तुम गोलियों से बच सकते हो, जहर से बच सकते हो, मगर आग से नहीं, जो तुम्हारे शरीर को राख बना देगी।
एंथनी का शरीर आग की लपटों से घिर गया। भग! आग मेरे शरीर को एकदम से राख नहीं बना सकती। हा 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 हा। उतनी देर मुझे तुझे मौत के सुपुर्द करने के लिए काफी है। धार! जस्टिस काल की कैप ने बड़ी तेजी से आग पकड़ी। जस्टिस काल ने कैप उतार फेंकी। कैप के साथ जुड़ा उसका मास्क भी उतरा। उफ! ओह, डॉक्टर अगासी, तो ये तुम हो? पागल बेटी की मौत ने तुम्हें पागल हत्यारा बना दिया। वो पागल नहीं था। इस समाज ने उसे पागल बना दिया था, और आखिर मैं वो तुम्हारे हाथों मारा गया। जिंग 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 जिंग। मेरे बिजनेस पार्टनर ने पूरे बिजनेस पर अपना कब्जा करने के लिए मेरे घर को आग लगा दी, ताकि मैं और मेरा पूरा परिवार उसमें जलकर मर जाए। संयोग से मैं और मेरी बेटी लवली उस आग से बच गए। मेरी पत्नी जलकर राख हो गई। मेरा बेटा बुरी तरह जल गया। वो मॉडल बनना चाहता था। वक्त गुजरा तो अपनी जली सूरत देखकर वो धीरे धीरे पागल और हिंसक हो गया। वह इतना हिंसक हो गया कि नौकरों के चेहरों पर प्रहार करने लगा। मुझे उसे बांध देना पड़ा। मेरे बिजनेस पार्टनर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, और वो था जॉन डिमेलो, जिसे मैंने सबसे पहले खत्म किया, क्योंकि उसने जेल जाकर अपने कई जुर्मों की सजा तो भुगत ली थी, मगर उसके कारण मेरा बेटा पागल हो गया था। ऐसे ही कितने और लोग जॉन डिमेलो जैसे अपराधियों के अप्रत्यक्ष अपराधों का शिकार होते हैं। उनको उनके उन्हीं गुनाहों की सजा देने के लिए मैं बन गया जस्टिस काल। मेरे बेटे की मौत में मारिया का भी हाथ था। उसने मेरे बेटे के सिर पर प्रहार किया था, पर वो उसके वार से मरा था या तुम्हारे, इसका संदेह लाभ मैंने उसे देकर मौत की सजा नहीं दी। इसलिए मैंने उसके बेटे किंग को 10 दिन तक उसकी नजरों से ओझल करने की सजा उसे दी थी, ताकि उस दिन तक वो अपनी औलाद के बिना खूब तड़पे। था। तुम इन अपराधियों को उनकी सजाओं से बचाकर खुद भी मौत की सजा पाने के हकदार हो गए। डॉक्टर अगासी की ठोकर से एंथनी का कॉफिन में जा गिरा। एक मुर्दे की जगह होती है उसका कॉफिन, जहां मैंने तुझे भेज दिया है। अब बारी तेरी है जंग बहादुर। तुझे गोली सुलाकर तेरी खाल में भूसा अवश्य भरा जाएगा। एंथनी जब आता है तो खूनी खेल खत्म करके ही आता है। था। तुम कॉफिन से बाहर कैसे आए? कॉफिन में ऊपर की तरफ एक होल है जहां कांच लगा था। मैंने वह कांच तोड़ दिया। ये मेरी विशेषताओं में से एक है। मैं जहां तक भी देख सकता हूँ वहां तक टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। और चूंकि एयर प्रूफ इस कॉफिन कॉफिन में ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए मेरी आग भी बुझ गई थी। ओह! ओह, यह गड्ढा इसी ने खोदा था। मुझे इसकी बेटों की चिंता है। तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे मैं अपनाऊंगा एंथनी। शायद मेरे पाप कुछ कम हो सके। अब मुझे जाना होगा। सचमुच, मुजरिम जुर्म करता है तो उसकी सजा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को भी मिलती है। इतिहास के पास सुरक्षित किंग नींद से जाग गया था। एंथनी वापस कब्र में लौट गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स तेरी चाल और मेरी चाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।